सीता नवमी के पावन दिन मुझे मां सीता की तीर्थभूमि पर आने का सौभाग्य मिला। सीता मैया बाबा हरिहरनाथ और शिवराजनाथ के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं काशी वाला हूं और काशी वालों के लिए तो भदोही अपना ही घर है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर मैं आपसे कुछ भी न मांगू तो भी आप भोग देकर के भारी बहुमत के साथ यहां से कमल दिल्ली भेजने वाले। लेकिन मैं आज आपके पास आया हूं आपके आशीर्वाद मांगने के लिए। दुनिया भर के अखबार वाले, टीवी वाले, कैमरा वाले हिंदुस्तान में चारों तरफ इस चुनाव का जायजा ले रहे हैं, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं कि इतनी गर्मी और लोकतंत्र के प्रति इतना अद्भुत प्यार उनके दिमाग में ही नहीं बैठता। गर्मी के मौसम में आपका ये उत्साह बता रहा है। फिर एक बार साथियों, भदोही के चुनाव की चर्चा आज पूरे प्रदेश में हो गई। लोग पूछ रहे हैं भदोही में कि टीएमसी कहां से आ गई। कांग्रेस का तो पहले से ही यूपी में कोई वजूद नहीं था। सपा भी मान चुकी है कि इस चुनाव में उसके लिए कुछ भी बचा नहीं। सुपना साफ हो गया। इसलिए भदोही में ये सपा वाले मैदान छोड़ करके ही भागे। साथियों, भदोही में सपा कांग्रेस के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है?
देखा होगा, टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। टीएमसी राजनीति यानी राजनीति की मुख्य धारा वोट जिहाद के अलावा कुछ नहीं। टीएमसी राजनीति यानी हिंदुओं की हत्या, दलितों आदिवासियों का उत्पीड़न। टीएमसी राजनीति यानी महिलाओं पर अत्याचार। मनीष शुक्ला जैसे कितने बीजेपी नेताओं की वहां हत्या हो गई और वहां टीएमसी के विधायक, आपको पता है क्या क्या बोलते हैं? टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी यूपी को इसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। आप याद करिए, सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था। आतंकियों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सीमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सीमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान नहीं बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अगर बंगाल से बुआ आए और ये बुआ बबुआ का खेल, और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजहां से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा क्यों बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान है। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा बबुआ अपने बुआ को पूछ तो लो। और क्या
यहाँ यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? साथियों, टीएमसी सपा का वो कौन सी चीज है को जोड़ती है? तो उनको जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के ये ठेकेदार भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। इनके समय में अयोध्या की सड़कों और घाटों की क्या दशा हुआ करती थी। बनारस में घाटों और गलियों की क्या दशा होती थी, मुझे बताइए। ये दुर्दशा देख करके आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, आपको पीड़ा होती थी नहीं होती थी? क्या सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते क्या? मंदिर बनने देते क्या? आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने। बताइए ना, लड़ जाएंगे तो। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको अब रामलला जी ट्रेन से निकल करके भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? रामलला जब ट्रेन में थे, हम सबको पीड़ा होती थी नहीं होती थी? रामलला भव्य राम मंदिर में खिलाड़ी होती, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के साझादार कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टैंक में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाइयों बहनों, ये बीजेपी ही है जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का गर्व करती है। ये बीजेपी है जिसने बनारस में बाबा का धाम संवारा है, और ये बीजेपी है जो मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनवा रही है। मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने दिन रात मेहनत करके यूपी की छवि बदली। आज
यूपी की पहचान एक्सप्रेस वे से हो गई है। यूपी में 6 एक्सप्रेस वे हैं, 5 नए और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। यहां भदोही में ही आप देखिए, बनारस से हंडिया तक 6 लेन बन चुका है। भदोही रिंग रोड फेज 2 का काम भी हो रहा है। मछली शहर से बनारस तक नेशनल हाईवे का काम हो रहा है। 2017 तक यूपी में केवल 7 एयरपोर्ट थे, आज यूपी में 17 एयरपोर्ट है। 17 और 3 एयरपोर्ट और बन रहे हैं। बनारस से देश विदेश के लिए इतनी फ्लाइट उड़ने लगी है। हमारे भदोही में रेलवे लाइन भी अब डबल हो गई है। साथियों, भदोही हो और पूरे क्षेत्र में पहली बार चारों तरफ विकास देखा। विकास के कामों का फायदा यहाँ के किसानों को मिलेगा। इसका फायदा भदोही के कालीन उद्योग को मिलेगा। आपको पता होगा और गर्व भी होगा कि हमने जो नया संसद का भवन बनाया है ना, शानदार भवन बना है, वहां भी ये हमारे भदोही की कालीन लगी है। भदोही की कालीन को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी 143 में ऊपर रखा गया। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। उत्साह पूरा हो जाए उसके बाद मैं बोलूंगा। साथियों, मैं सच में कहता हूं, जब रात को बिस्तर में जाता हूं ना, तो मुझे दिन भर आप लोगों के कह रहे आऊंगा। तो दिन भर मैंने देखा है और रात में एक के बाद एक घटना मेरे सामने मैं देखता हूं। कितना प्यार, कितने आशीर्वाद, आबाल वृद्ध सभी बच्चे बूढ़े माताएं बहने, भाइयों बहनों, ईश्वर कृपा के बिना संभव है। इतना प्यार, इतने आशीर्वाद मां विंध्यवासिनी की कृपा के बिना कैसे हो सकता है। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि हम वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उस पर की जान से जुटे हैं। सपा सरकार में क्या था? सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों
एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहाँ व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथी सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं रहती, माफिया डरते हैं। साथियों, सपा कांग्रेस जात पात के नाम पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का वोट लूट लेते थे। फायदा किसको होता था? ये जो वोट उठा कर ले जाते थे ना, वो ठीक परिवारों को फायदा होता है। उनकी कोठियां बन गई, बड़े बड़े महल बन गए। उन्होंने किसी गरीब का मकान कभी नहीं बनाया, कभी किसान को कोई फायदा नहीं मिला। हमारी माता बहनों की चिंता पहले किसी सरकार ने की है क्या? गरीब की चिंता, गरीब का बेटा जब प्रधान सेवक बना, मेरे लिए सबसे बड़ा काम है गरीब को गरीबी से बाहर निकालना। भाइयों बहनों, मैं मां के वासनी के चरणों में खड़ा हूं और मां के वासनी की भूमि है, पवित्र भूमि है। और पवित्र भूमि से कह रहा हूं, ये मोदी है, जिसने अभी भी उसका कोई घर नहीं बनाया। उसकी रहने की अपने को जगह नहीं है, चार दीवारें की मेरे नाम पे नहीं, मेरे पास नहीं है। मैंने अपना घर तो नहीं बनाया, लेकिन गरीब मां का बेटा हूं ना, मैंने 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए घर बनाया। मोदी ने देश में 14 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया। और जब मैंने पाइप से पानी पहुंचाया, मतलब कोई सिर्फ पाइप नहीं है, मैंने उन माताओं बहनों की, पीढ़ियों की मुसीबतों को खत्म किया है। तब जाकर के माताओं बहनें आशीर्वाद। यूपी के 2.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। हमने हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनवाए और यूपी ने तो मुझे बताया कि मोदी जी हमारे लिए शौचालय नहीं, हमारे लिए तो इज्जत लगा है। और बाद में तो मैं देश भर में कहने लगा कि इज्जत घर कहते हैं हमारे यूपी के लोग। मैं उनकी तकलीफ जानता, उन्हें धुएं से आजाद करने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे किसान मोदी के आने के बाद अनाज पैदा करने लगे क्या? मोदी के आने पहले भी तो धान पैदा करते थे ना, अनाज पैदा करते थे ना। ये सोनिया जी की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी मेरे आने के पहले। उनको पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों को अनाज दे दो मुफ्त में। उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हम गरीबों को प्रतिभूति अनाज नहीं दे सकते, हम इतना बोझ नहीं बन सकते। वो गरीबी क्या जाने, ये जब आपका
बेटा, आपका सेवक जो गरीबी को ठीक करके आया था, बैठा ना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंच रहा है। क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है कि गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल भी ये मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके। 70,000 करोड़। मोदी के काम क्या है ये आप सब जानते हैं ना। और इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया, अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी मैं आपको गारंटी देने आया। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं। और आप मेरा एक काम करेंगे तो चुप हो गए, अभी तो फरमाइश नहीं कर रहे। मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे। अभी आप गांव जाते होंगे, अलग अलग मोहल्ले में जाते होंगे, दूर इलाकों में जाते होंगे, कहीं पर भी ऐसे परिवार आपकी नजर में आए जो अभी कच्चे घर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कोई परिवार ध्यान में आए जिसको नल से जल की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उनके नाम पत्र लिख करके मुझे भेज देना और उनको बता देना कि मोदी जी है, मैंने हमको भेजा है। जब 4 जून के बाद मोदी जी नई सरकार बनाएंगे, उसके बाद जो घर बनेंगे, आपका घर पक्का है उसमें। ये मोदी की गारंटी है, बता देना। और मेरे लिए तो आप सब मेरे मोदी है, आप ही मोदी है। साथियों, मैं जब आपको इतना तवज्जो दे रहा हूं तो इसके पीछे मैं अपनी ताकत लगा दूंगा। 3 करोड़ नए घर बनाऊंगा, 3 करोड़ कोई रहने लगा। भाइयों बहनों, मेरी एक और बड़ी इच्छा और मैं इसके पीछे लग गया हूं। मेरी इच्छा है जो सामान्य जीवन देने वाली हमारी माताएं बहनें, ऐसी 3 करोड़ बहनों को, 3 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं आपकी भी एक चिंता कम करना चाहता हूं। बताओ, आपकी चिंता कम करना चाहता हूं, बताओ। आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो नहीं। बताओ, क्योंकि आजकल हर परिवार में बुजुर्ग माता पिता होते हैं, या दादा दादी होते हैं, या चाचा चाची होते हैं, या नाना नानी होते हैं। हर परिवार में 70 से ऊपर के आयु का कोई तो बुजुर्ग होते ही होते हैं। अब तो बेटा कमाता है या तो बेटी कमाती है, उसको अपने माँ बाप की तो चिंता करनी होती है जो बुजुर्ग है, और अपने बच्चों की
बुजुर्ग को 70 साल के बाद छोटी मोटी बीमारी तो आ ही जाती है, लेकिन मानो में बड़ी बीमारी आ गई तो वो बेटे बेटी को कितनी मेहनत करे, न बच्चे संभाल पाते हैं, न माता पिता की सेवा कर पाते हैं। तो मैंने एक काम तय किया, आपका बोझ कम करना। जो बेटे बेटी कमाते हैं और जिनके घर में 70 से ऊपर की आयु के लोग हैं, आपकी चिंता मुक्त करने के लिए मैंने तय किया है कि आपके परिवार में कोई भी, आपके इलाके का कोई भी जो भी 70 साल के ऊपर का होगा, अगर वो बीमारी में है तो अब उनके बेटे जहाँ खड़े हो भैया वहीं खड़े रहो, मोदी जी को देखने नहीं करना पड़ेगा, वो आपका बेटा मोदी करेगा। आपके माता पिता की सेवा वैसे ही मैं करूंगा जैसे आप करते हैं। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी ये सब कैसे कर सकता है? मोदी ये सब कर सकता है आपके वोट की ताकत से। मोदी के साथ आपके वोट की मजबूती बनी हुई। 25 मई को आपका वोट केवल मेरे अनन्य साथी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को, और जब आप वोट देंगे ना विनोद जी को, तो वोट उनको नहीं जाएगा, वो मेरे खाते में आ जाएगा। तो विनोद जी को भाई मतों से जिताएंगे, विजय बनाएंगे, एक कमल दिल्ली से भेजेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर के बताओ, करोगे? सबके सब बताइए, करोगे? अच्छा, ऐसा करना, यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है।